Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the chapter number 4 of book Marketing Management, Creating Customer Value and Customer Relationship. So what customer value and what customer satisfaction and loyalty is, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन की है. हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको दोबारा से भी देख लेते हैं. बस we have to check that the only value a company will create is the value that comes from customers. So the ones a company has now and the ones a company will have in future. So overall the value which the company is getting from the customer is very important. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू एंड गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स. सो कस्टमर से वैल्यू, अब जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे आप भी गेन कर रहे हैं और फ्यूचर में जो आपके कस्टमर्स होंगे उनसे भी आपने अपनी वैल्यू जो है वो गेन करनी है. सो बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग दी कस्टमर्स. बिजनेस उसी वक्त सक्सेसफुल होता है जब आपके पास कस्टमर्स जो हैं वो रिटेन करें, ग्रो करें, फ्यूचर में आपकी जो वर्थ है वो इंक्रीज करें. सो कस्टमर्स आर द ओनली रीजन company build factories, hire employees, schedule meetings, lay fiber optics lines or engaging in any other business activities. तो कस्टमर्स की वजह से ही तमाम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं. तो कस्टमर्स आर द वेरी प्राइमरी कंसर्न ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू डिलीवर वैल्यू टू देम, वी हैव टू सेटिस्फाई देम, we have to make them loyal so that we can get value in return. So if you look at out the traditional organization versus customer oriented organizations, so we have the two we have two figures over here. Figure A is the traditional organization chart and the figure B is showing the modern customer oriented organizational chart. If we look at the traditional method, over here the customer is at the bottom and only the front line employees of the organizations are interacting with them, and there is no interaction of middle management and top management with the customers. So they are not getting proper insight from the customers and they are unable to satisfy the customers in the proper way because they are not getting the proper information from the customers. Only the front line employees are getting in touch with the customers. लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप मॉडर्न कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो कस्टमर टॉप पर है यहाँ पर. ठीक है, ये जो पिरामिड है ये टॉप डाउन हो गई है और जो कस्टमर है वो टॉप प्रायोरिटी पे टॉप पर आ गया है. यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका कस्टमर सिर्फ फ्रंट लाइन के साथ इन टच नहीं है बल्कि मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के साथ भी यहाँ पर कस्टमर जो है वो इन टच है. मीन्स टॉप मैनेजमेंट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मिडिल मैनेजमेंट भी कर रही है और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी कर रही है. इट मीन्स दे आर गेटिंग दी वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स. तो जितनी प्रॉपर कस्टमर इंसाइट आप मार्केट से कलेक्ट करेंगे उतनी बेटर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी बेटर कस्टमर लॉयल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी बेटर कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. इन रिटर्न वी कैन गेट द बेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू competitors. So modern customer oriented organizations are getting more value from the customers than the traditional organizations. So what customer perceived value is and how the customers are getting these values. Originally, if you look at out that there is the total customer benefits which are getting from psychological benefits, functional benefits, economical benefits, और इसके against what the customer is paying, the total customer cost. कस्टमर की डिस्पोजिंग कॉस्ट है, यूजिंग कॉस्ट है, ऑब्टेनिंग कॉस्ट है, इवेल्युएटिंग कॉस्ट है. अगर ये कॉस्ट और टोटल बेनिफिट्स बराबर हो जाएंगे तो कस्टमर इज नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा वैल्यू. सो परसीव्ड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट ही इज गेटिंग एंड व्हाट ही इज पेइंग. ओरिजिनली द डिफरेंस बिटवीन द प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ एन ऑफरिंग एंड द परसीव्ड अल्टरनेटिव्स. तो आपकी प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में ये गैप कितना है, मीन्स के कंपनी कस्टमर कितना पे करेगा और कितना बेनिफिट गेन करेगा. जिसके अंदर ये गैप ज़्यादा होगा कस्टमर जो है उसी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज करेगा. सो यू मस्ट हैव टू इंक्रीज दिस गैप. सो दिस इज द प्राइमरी की ऑफ सक्सेस फॉर द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू. So determinants of the customer perceived value are we have already said that there are the total benefits and the total cost. So total customer benefits are the product benefits जो कि product use करने के बाद उसे मिलते हैं, services use करने के बाद जो मिलते हैं, the services benefits, personal benefits and the image benefits. The product image itself is showing the specific sort of benefit to the customers. इसके अगेंस्ट इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए उसने टोटल कॉस्ट कितनी बेयर की, दैट इज नोन एज द टोटल कस्टमर कॉस्ट, जिसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों कॉस्ट आ जाती हैं. मॉनेटरी कॉस्ट में पैसे जो पे कर रहा है वो मॉनेटरी कॉस्ट है
और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट में जो टाइम लगा उसको सर्च करने में, और जो एनर्जी लगी उसको सर्च करने में, उसको एक्वायर करने में, और साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो मेंटल कॉस्ट लगी है, वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो कस्टमर यहाँ पर एकमुलेट कर रहा होता है। सो परफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तो टोटल कॉस्ट टोटल बेनिफिट के इक्वल होना जरूरी है, बट वी मस्ट हैव टू increase the perceived value for the customers. So that's why the total cost should be smaller than the total benefit the customer is getting in the mind of the customers. So perception जो है वो customer की यही होनी चाहिए कि उसे ज़्यादा benefit मिल रहा है as compared to competitor product. So here is an example. हम यहाँ पर example ले लेते हैं. For example, a tractor manufacturing company like Mahindra Tractors in India and मिल्लत ट्रैक्टर्स इन पाकिस्तान. मैसी फर्गूसन जो है वो के नाम से ब्रांड बना रहा है पाकिस्तान में मिल्लत ट्रैक्टर्स. सो वो उसकी जो कॉस्ट है वो फार्मर के नज़दीक वो 20,000 है, ठीक है. और अगर उसी प्राइस पे फार्मर परचेज करता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द महिंद्रा और फॉर मैसी फर्गूसन मिल्लत ट्रैक्टर्स दैट इज़ 14,000. $14,000 में कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, $20,000 में सेल कर रही है. कस्टमर को लगता है कि इसकी बात 20,000 ही है, तो कंपनी जो है वो यहाँ पर $6,000 जो है वो बेनिफिट ले रही है, प्रॉफिट $6,000 आ रहा है. यहाँ पर हम देखें तो कंपनी जो है वो अगर $20,000 पे प्रोडक्ट सेल करती है तो उसे प्रॉफिट $6,000 आ रहा है. लेकिन कंपनी की कस्टमर की जो वैल्यू है वो जीरो है, क्योंकि कस्टमर को लगता है 20,000 की है तो मेरे पास टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट इक्वल हो गए, तो देयर इज नो गैप, जैसे हमने यहाँ पर देखा था. तो ये गैप जो है वो जीरो हो गया परसीव्ड वैल्यू का. यहाँ पर CPV कस्टमर परसीव्ड वैल्यू गैप जीरो हो गया, इट मींस के कस्टमर इज नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ओवर हियर. लेकिन अगर कंपनी अपनी प्राइस 20,000 से 19,000 पे ले आती है तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 6,000 से 5,000 ले जाएगा, 1,000 कम हो जाएगा. लेकिन ये 1,000 जो है वो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू में चला जाएगा, ये गैप इंक्रीज कर जाएगा ओवर हियर. 1,000 रुपये का गैप जो है वो इंक्रीज करके कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू कंपेटिटिव प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर उसे 1,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट नजर आ रहा है. सेम अगर कंपनी 18,000 पे आ जाती है तो 2,000 कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कस्टमर वैल्यू 2,000 इंक्रीज कर जाएगी एंड सो ऑन. अगर कंपनी 14,000 में प्रोडक्ट सेल करती है तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में चली जाएगी, लेकिन कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू $6,000 जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. सो इन दिस वे कंपनीज शुड हैव टू लाई बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, 20 to 14,000 के दरमियान उसे लाई करना है बाय इवेल्युएटिंग द कंपेटिटर्स, ताकि कस्टमर को परसीव्ड वैल्यू नजर आए और वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करे. सो कस्टमर वैल्यू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई द मेजर एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स कस्टमर वैल्यू. कस्टमर जो है वो वैल्यू जनरेट करने के लिए कौन से मेजर एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है. तो हम ट्रैक्टर की एग्जांपल लें तो ट्रैक्टर में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी हार्स पावर हो सकती है, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती है, उसकी प्राइस हो सकती है. तो कस्टमर किन बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स को फोकस कर रहा है. सेकेंड, असेस द क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स, कि ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए हैं उनकी क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, कि कस्टमर हायरार्की वाइज सबसे पहले किस एट्रीब्यूट को रखता है, कि उसके हार्स पावर्स इंपॉर्टेंट है, सेकंड उसके स्पेयर पार्ट्स या सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, थर्ड उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट है, फोर्थ आफ्टर सेल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है. तो ये कैसे वो प्रायोरिटी देगा, क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस देना जरूरी है. थर्ड, assess the companies and competitors performances on the different customer value against their rated importance. तो अब हम इवेल्युएट करेगा, एक कस्टमर जो है वो इवेल्युएट कर रहा होता है कि एक कंपनी जैसे मैसी फर्गूसन है उसको फिएट से कंपेयर करेगा या किसी चाइनीज ब्रांड से कंपेयर करेगा कि मैं जिन जिन फैक्टर्स को, बेनिफिट्स को, एट्रीब्यूट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ वो किस कंपनी का सबसे अच्छा है, किसका दूसरे नंबर पे है, किसका तीसरे नंबर पे है. तो वो यहाँ पर असेस कर रहा होता है आप डिफरेंट कंपनी और कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट को. Fourth, examine how customers in a specific segment rate the company's performance against a specific measure. Competitors on an individual attributes or benefits. तो अब हम सेगमेंटाइज करेंगे कि किस टाइप का कस्टमर किस टाइप के एट्रीब्यूट्स को प्रेफरेंस दे रहा है और किस एट्रीब्यूट्स में आपकी कंपनी टॉपर आ रही है और किस एट्रीब्यूट में कंपेटिटर की कंपनी टॉपर आ रही है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए सूटेबल है और कौन सा सेगमेंट आपके कंपेटिटर के लिए सूटेबल है. देन एट द एंड यू हैव टू मॉनिटर द कस्टमर वैल्यू ओवर टाइम. कस्टमर की वैल्यू ओवर टाइम भी मॉनिटर करना जरूरी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, कस्टमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को किन बेसिस पे चेंज कर रहा है, दे आर नीडिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और दे आर नीडिंग द रिडक्शन इन प्राइसेस. तो कस्टमर के टाइम के साथ साथ उसकी ओवरऑल वैल्यू में क्या चेंजेस आ रही है ये भी आपको इवेल्युएट करना जरूरी है. सो कंपनी के इवेल्युएशन के बाद कस्टमर ने ये डिसीजन लिया कि दे हैव टू परचेज दी मैसी फर्गूसन बिकॉज देयर प्राइसेस आर
quite high, but their horsepowers are good, their after the services are good, but at the end they have purchased the Fiat tractor for example. उन्होंने लो प्राइस की वजह से परचेज कर लिया, या आपका जो सेल्स पर्सन था उसने अपने फार्मर को अट्रैक्ट किया, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड की, एक फ्रेंडशिप बिल्ड की, और उसने फिएट ने अपना ट्रैक्टर उस फार्मर को बेच दिया, हालांकि उसके चॉइस सेट में मैसी फर्गूसन या महिंद्रा था। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्ट प्रोडक्ट कंपैरिजन ही मैटर नहीं करती, आपकी सेल्स फोर्स भी मैटर कर रही होती है, आपकी सेल्स एक्टिविटीज़ भी मैटर कर रही होती है, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी मैटर कर रही होती हैं। सो यहाँ पर आपके चॉइस प्रोसेस या इम्प्लीकेशंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी सेल्स फोर्स, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। Delivering the high customer value. How we can deliver the customer value? That is quite important over here. For the delivery of customer value, you must have to make them loyal. So loyalty है क्या? A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service in the future, despite situation, influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior. तो एक कस्टमर फ्यूचर में बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग, जिसमें आपके मार्केटिंग फैक्टर्स भी आ सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं जो कि उसको स्विचिंग पे इन्फोर्स करें, लेकिन उसके बावजूद वो आप ही की प्रोडक्ट को परचेज करे, तो ऐसे बिहेवियर को लॉयल बिहेवियर कहा जाता है। ऐसा कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं लॉयलिटी। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर वैल्यू डिलीवरी में वैल्यू प्रोपोजिशन कंसिस्ट ऑफ द होल क्लस्टर ऑफ बेनिफिट्स अ कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर। इट इज मोर देन द कोर प्रोपोजिशन ऑफ द ऑफरिंग। आप टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिट्स द कंपनी इज ऑफरिंग, दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। कोर प्रोपोजिशन जो है वो कोई एक हो सकती है, लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स द कंपनी इज ऑफरिंग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम वॉल्वो की वॉल्वो का कोर प्रोपोजिशन जो है वो है सेफ्टी। दे आर प्रोवाइडिंग सेफ्टी, बट irrespective of safety their other benefits are good performance, their design, style, environmental friendly. So all these are the total value proposition of the Volvo company. So value delivery system is the including all the experiences the customer will have on the way to obtaining and using the offer. तो तमाम कस्टमर टच पॉइंट्स पे जो उसका एक्सपीरियंस है कस्टमर का, वहाँ पर वो कैसा उसको सर्विसेज मिली, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंसेस एंड इन द ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम. So now have a look on the total customer satisfaction. Total customer satisfaction is the related to the satisfaction a person's feeling of pleasure or disappointment that results from comparing a product's perceived performance or outcomes to the expectations. तो एक कस्टमर जब अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को परसीव्ड और आउटकम और यूज करने के बाद जो परफॉर्मेंस आ रही है उससे कंपेयर करता है, तो सेटिस्फेक्शन जनरेट होती है अगर ये चीज़ें मैच कर जाएं। अगर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करती तो मे बी दैट इज डिससेटिस्फेक्शन आ रहा डिलाइटेडनेस, क्योंकि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को क्रॉस कर जाएगी तो डिलाइटेड हो जाएगा, अदरवाइज कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा. सो ओवर हियर दिस इज द सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस की कि दीज आर द एक्सपेक्टेशन द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, और यूज़ करने के बाद उसे अगर इतना बेनिफिट मिला, इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, इतने बेनिफिट्स मिले, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये रही और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ये थी, तो ये गैप जो है वो डाउनवर्ड आ गया, नेगेटिव आ गया, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया. लेकिन अगर इक्वल आ गया तो सेटिस्फाइड, और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को क्रॉस कर जाए तो इसे हम कहते हैं डिलाइटेड कस्टमर्स. सो एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे जनरेट होती है? एक्चुअली कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के 3 प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें प्रीवियस परचेजेस हैं, जिसमें हम एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फ्रेंड्स एडवाइसेस, रेफरल्स जिसमें आ जाते हैं कि आपके फ्रेंड्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने किसी ने उसको रेकमेंड किया है, 2-3 लोगों से आपने रिकमेंडेशन देखी है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है इंक्रीज कर जाती हैं. सम मार्केटिंग और कंपेटिटर्स, मार्केटिंग एफर्ट्स में आपके तमाम कम्युनिकेशन एफर्ट्स आ जाती हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें शो करवा रहे हैं, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रही होती हैं. ऐसे ही कंपेटिटर्स को की प्रोडक्ट को यूज़ करके भी
अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ, तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे ही उसी लेवल की जनरेट हो जाती है जिस लेवल का आपका कंपेटिटर है। जैसे अगर लाइफ बॉय एंटीबैक्टीरियल सोप अपने आप को सेफ गार्ड या डेटॉल एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ अपना कंपेटिटर शो करवा रहा है उनको, तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो लाइफ बॉय की वो सेफ गार्ड और डेटॉल के जैसे ही बन जाएंगी, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। Now we have to monitor the satisfaction. How we can monitor satisfaction? So we must have to measure the satisfaction. Measurement techniques को use करना होगा, and we have to influence the influence of customer satisfaction. कि customer satisfaction का क्या influence है, and then the customer complaints. We have to discuss them one by one, measuring the customer satisfaction, in which first we have to know the customer lose rate, that is also known as the churn rate, कि कितने कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं। नॉर्मली एक एवरेज पर ईयर कस्टमर चर्न रेट जो है वो 10% होता है। अगर आपका चर्न रेट 10% से ज़्यादा है, आपके कस्टमर 10% से ज़्यादा आपको छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज़ अ कंप्लेनिंग वेरी डेंजरस फॉर यू, वी हैव टू वर्क ऑन इट। सेकंड, सर्वेज कंडक्ट कर लेते हैं हम कि आप अपने हमारे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है भी कि नहीं, तो हम उनसे क्वेश्चनर फिल करवा लेते हैं, उनको लिंक सेंड कर देते हैं ताकि वो एक शॉर्ट क्वेश्चनर सर्वे जो है वो फिल कर लें। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन होती है मिस्ट्री शॉपर्स। These are the companies can hire the mystery shoppers to pose and potential buyers and report on strong and weak points experienced in buying the companies and competitors product. तो कंपनी पे करके कुछ कस्टमर्स को हायर करती हैं जो ओरिजिनली शो करवाते हैं, पोज करते हैं कि दे आर द ओरिजिनल बायर्स, और फिर रिपोर्ट करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर के अंदर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपकी प्रोडक्ट में और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। सो दीज आर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट टेक्निक्स वी कैन यूज। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। For customer-centered companies, customer satisfaction is both a goal and a marketing tool. तो customer satisfaction हमारा एक objective भी होता है और customer satisfaction को हम marketing tool के तौर पे भी use कर सकते हैं, because companies need to be especially concerned with their customer satisfaction level today, because the internet provides a tool for customer to quickly spread both good and bad news or word of mouth to the rest of the world. क्योंकि satisfied customer भी word of mouth disperse करेगा और dissatisfied customer भी word of mouth disperse करेगा। सो हमें सेटिस्फाइड कस्टमर प्रोड्यूस करने हैं ताकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डिस्पर्स हो सोशल मीडिया पर और दूसरे डिफरेंट चैनल्स पर, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो स्प्रेड करेगा कम्युनिकेशन को वर्ड ऑफ माउथ और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो डिस्पर्स कर सकता है, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डिस्पर्स करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो डिस्पर्स करेगा। सो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। थर्ड थिंग इज द कस्टमर कंप्लेंट्स। सो इफ़ योर कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड, जिसमें से एक रिसर्च के मुताबिक जस्ट 5% कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करते हैं और 95% जो है वो परचेज करना छोड़ देते हैं, और वो आगे 11 लोगों को भी बताते हैं, हर बंदा आगे 11 लोगों को भी बताता है, तो 11 टाइम्स डिससेटिस्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होती है। सो दैट्स अ वेरी डेंजरस ओवर हियर। जो 5% कंप्लेंट करते हैं उसमें से 54 to 70% जो है वो दोबारा बाय करके देखते हैं कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं, और 95% जो है वो अगर आप उसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर देते हैं तो दे विल टेल 5 more people दैट माय प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व। तो जस्ट 5 टाइम्स जो है वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डिस्पर्स हो रहा है और 11 टाइम नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ डिस्पर्स हो रहा है। तो व्हाट द कंपनीज कैन यूज, तो कंपनीज फॉलोज द प्रोसीजर्स दैट कैन हेल्प टू रिकवर द कस्टमर्स गुडविल। तो कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए दे कैन सेट अप द 24/7 टोल फ्री नंबर्स और हेल्पलाइंस, और दे कैन कॉन्टैक्ट द कंप्लेनिंग कस्टमर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कंपनीज अपने वेबसाइट्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकती है। एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स डिसअपॉइंटमेंट। कस्टमर को गलत कहने की बजाय आप अपनी मिस्टेक्स को एडमायर करें और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। एंड यूज कस्टमर सर्विसेज पीपल हु आर एम्पैथिक। तो जिन कस्टमर सर्विस कस्टमर्स को एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया हुआ है वो 24/7 हेल्पलाइन पर है या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एम्पैथी होना ज़रूरी है उनका। एंड रिजॉल्व द कंप्लेंट स्विफ्टली। उनके साथ आर्ग्यू करने के बजाय, उनके साथ कंप्लेनिंग करने के बजाय, उनके ऊपर गुस्सा करने के बजाय स्विफ्टली कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, तभी वो कस्टमर जो है वो दोबारा से आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं।
Now have a look on the product and service quality. That is also affecting the customer satisfaction. There are two types of quality over there. One is the performance quality and one is the conformance quality. Performance quality, it refers to a product's primary operating characteristics कि कंपनी जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट को बनाया था, क्या वो प्रोडक्ट उस पर्पस को सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं. सो प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके characteristics वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं. तो दैट्स अ परफॉर्मेंस क्वालिटी. कंफॉर्मेंस क्वालिटी इज the quality which meets the product or service meets the specified standards. कि आप जिस specific standard को mind में रख के उस product को purchase कर रहे थे और बार बार use करने पर आपको same standard और performance मिल रही है, so that is the conformance quality. So quality असल में होती क्या है, वो different persons के नज़दीक different होती है. Whensoever the product is meeting your expectations, it means it's a quality product. So quality is the fitness for use, conformance to requirement and freedom from variations. तो आपकी प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए परचेज की गई है वो पर्पस कंटिन्यूस बेसिस पर लॉन्ग टाइम के लिए फुलफिल कर रही है, दैट मीन्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट. सो अगर प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जनरेट होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जनरेट होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और कंटिन्यूसली अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी रोटेट करती रहेगी आपके पास. सो दैट वाज ऑल अबाउट दी प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी. अब तक के लिए इतना ही. इससे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और क्लास के लोग अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू.